हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास जो होगी वो आज की क्लास आपकी बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए होगी और सब्जेक्ट हमारा रहेगा, पेपर हमारा 4th रहेगा और सब्जेक्ट हमारा रहेगा शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो सब्जेक्ट है हमारा 4th पेपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग और टॉपिक रहेगा हमारा माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं के संगठन। माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं के संगठन, पहले हम इस एक क्लास ले चुके हैं इस पर। अब सभी को हमने उस क्लास में बताया था कि एक्चुअली में आपका जो निर्देशन है और परामर्श है वो होता क्या है। तो हमने बताया था पहले कि निर्देशन क्या है, एक सलाह या सहायता है जो हेल्प करती है क्या करने के लिए, जो हेल्प करती है अपनी खुद की जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, जो इनर आपके अंदर मान लीजिए जो आपके अंदर इनर क्वालिटीज़ हैं, आपके जो गुण हैं उनको उभारने में, उनको मतलब उन जिनसे आप अपनी खुद की हेल्प कर पाएँ, ऐसी आपकी क्षमताओं को से आपको रियलाइज़ करवाने में या फिर आपको अपनी क्षमताओं के बारे में बताने में हेल्प करती है। तो ये आपकी हो गई आपकी निर्देशन। एक्चुअली ये कोई बड़ा व्यक्ति देता है किसी को सहायता के रूप में, है ना। और दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी परामर्श। तो परामर्श क्या है, परामर्श एक दो व्यक्तियों का होगा इसमें भी। पहला जो परामर्श देगा उसको परामर्शदाता कह देंगे और जो परामर्श लेगा भाई उसको कह देंगे परामर्श प्रार्थी। तो परामर्श देने वाला कुछ विशेष समस्या जब होती है, जैसे मान लीजिए हेल्थ संबंधी आपको किसी से चाहिए परामर्श, तो जब आपको कोई विशेष समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, तब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। किसके पास? किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और उसको अपनी समस्या बताएंगे। फिर वो आपकी समस्या के हिसाब से आपकी समस्या को सुलझाने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये चीज़ थी आपकी परामर्श, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। बट आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम पढ़ेंगे माध्यमिक स्तर पर कैसे कैसे बच्चों को क्या दिया जा सकता है, निर्देशन दिया जा सकता है ना, उनकी मदद की जा सकती है, उनकी क्षमताओं को उभारने में, उनकी क्षमताओं से उन्हें अवगत कराने में, और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं कि मतलब वो क्या कर सकते हैं लाइफ में, इन सभी चीज़ों से उन्हें अवगत कराने के लिए उन्हें माध्यमिक स्तर पर अगर हम बात करें तो बच्चे को, जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तभी से उसे एक परामर्श और मतलब एक निर्देशक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे को क्लास 8th में आकर भी ये पता नहीं होता है कि अब वो कौन सा सब्जेक्ट चुने। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी ऐसे होंगे जो इस वीडियो को भी देख रहे होंगे कि कई बार वो 9th में हो रहे होंगे उस टाइम पे, और 9th क्लास में उन्हें ये नहीं पता होगा कि अब वो कौन सा सब्जेक्ट लें और उन्हें बनना क्या है, आखिर वो किस लिए एजुकेटेड हो रहे हैं, उन्हें शिक्षा का मतलब भी नहीं पता हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में निर्देशन बहुत ज़रूरी है। निर्देशन के लिए कुछ संगठन बनाए गए हैं, है ना, निर्देशन के लिए कुछ संगठन बनाए गए हैं। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में निर्देशन देने वाली संस्थाएं और संगठन बहुत जीरो लेवल पे है। यहाँ पर शिक्षित तो हो रहे हैं बच्चे, बच्चों को पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन उनकी शिक्षा पता नहीं किस दिशा में जा रही है। वो पढ़ लिख के खुद ही उन्हें मतलब खुद ही उन्हें नहीं पता है कि वो क्या बन रहे हैं और क्या उन्हें बनना है और क्या उनके जीवन का उद्देश्य है। एकदम ये सोच लीजिए आप, वो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके जॉब लेना, इस तरीके की चीज़ें बस उनका माइंड सेटअप रहता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब आपका माध्यमिक लेवल पर निर्देशन का क्या क्या रोल है, मतलब कैसे कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं जो निर्देशन करवाने में हेल्प कर रही हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से, विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें किस दिशा में जाना है और उन्हें अब क्या करना चाहिए, तो उन्हें हर कदम पर निर्देशन की आवश्यकता है। निर्देशन कार्य को विद्यालय में सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि यह संगठित तथा व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि व्यवस्थित और संगठित नहीं होगा तो ये ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाएगा। छात्र विद्यालय में जिन कठिनाइयों एवं समस्याओं का अनुभव करता है उसकी शैक्षिक प्रवृत्ति में आंतरिक तथा बाह्य बाधाएं प्रभावित करती हैं। तो जब एक छात्र, जब क्लास में एक विद्यार्थी पढ़ता है तो उस समय वो किन समस्याओं का सामना कर रहा है और उन समस्याओं से सुलझने के लिए उसे एक निर्देशक की आवश्यकता होती ही है ना। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास है। बिल्कुल सही है, गांधी जी ने भी कहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। यह उद्देश्य निर्देशन सेवाओं की समुचित व्यवस्था के बिना
नहीं किया जा सकता है। निर्देशन कार्य विधि का संगठन इस प्रकार से किया जाना चाहिए उसमें विद्यालय के सभी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हो सके। निर्देशन सेवा संगठन की सफलता एवं असफलता उसके संबंधित कर्मचारियों पर निर्भर करती है। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है और ऐसा होना भी चाहिए कि किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का छात्र क्या करने जा रहा है और क्या वो बनने जा रहा है, ये अगर इस दिशा को अगर देख लिया जाए, इस बात को अगर समझ लिया जाए और इस बात के हिसाब से अगर बच्चे को गाइडेंस कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है बच्चा प्रगति की दिशा में ही जाएगा। तो यहाँ पर जरूरी है निर्देशन केवल एक टीचर ही एक निर्देशक नहीं हो सकता है, कई लोग हैं जो बच्चे को कदम कदम पर उन्हें निर्देशित कर सकते हैं। तो इन सभी का सहयोग आवश्यक है, तभी एक संस्था निर्देशित हो सकती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। निर्देशन विद्यालय के वित्तीय क्रियाकलाप का महत्वपूर्ण भाग है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे विद्यालय के सामान्य जीवन से अलग किया जा सके, अतः विद्यालय की संगठित सेवा होनी चाहिए तथा विद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति को इसे एकता की शक्ति समझना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा किसी गलत दिशा में जा रहा है तो हम लोग ये कहेंगे नहीं है तो उसके पेरेंट्स का काम है वो इसे गाइड करेंगे, या फिर ये उनकी क्लास का बच्चा है वो टीचर इसे गाइडेंस करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ भी जिधर भी बच्चे को निर्देशन की आवश्यकता है, सारी संस्थाएं या संस्थाएं इन द सेंस इंस्टीट्यूशन में जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितना भी स्टाफ है, सभी इसमें योगदान देंगे, तभी निर्देशन अपनी मतलब जो उसके जिस लिए निर्देशन दिया जा रहा है वो चीज़ें तभी प्राप्त हो सकेंगी। तो अब देख लेते हैं निर्देशन के रूप। तो यहाँ से हमने देखा कि निर्देशन के लिए विद्यालय का हर एक कर्मचारी या फिर हर एक सहयोगी सहयोग दे, तभी जाके निर्देशन सेवाएं बेहतर हो सकती हैं। निर्देशन सेवाओं के रूप, निर्देशन सेवाओं के 3 रूप हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। पहला केंद्रीय रूप, मतलब किन किन रूपों में निर्देशन दिया जा सकता है। पहला केंद्रीय रूप, दूसरा है आपका विकेंद्रीय रूप और तीसरा है मिश्रित रूप। तो देखिए केंद्रीय रूप जो है उसमें क्या होगा, केंद्रीय रूप में जो होगा वो ये होगा कि उसमें कोई एक स्पेशलिस्ट होगा, कोई प्रोफिशिएंट व्यक्ति होगा जो निर्देशन कार्य में दक्ष होगा, वही वहाँ पर निर्देशन का कार्य करेगा, तो उसे कहेंगे हम केंद्रीय रूप। दूसरा है हमारा जो विकेंद्रीय रूप, इसमें क्या रहेगा, इसमें टीचर्स लोग रहेंगे। टीचर्स लोग बच्चे को क्या करेंगे, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि भाई आप अपनी क्लास के बच्चों को गाइड करें, उन्हें निर्देशित करें कि उन्हें किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है, किस तरीके से उन्हें अपनी लाइफ में एक अपने गोल को अचीव करना है और किस तरीके का उन्हें नागरिक बनना है, सारी चीज़ों के लिए उन्हें निर्देशित किया जाए। ये काम यहाँ पर विकेंद्रीय रूप में अध्यापकों का रहेगा। थर्ड देखते हैं मिश्रित रूप। इसमें क्या रहेगा, भाई बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनका मानना है कि इनमें केवल एक व्यक्ति ये निर्देशन कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है, इसमें दोनों की आवश्यकता है। एक तो आपका निर्देशन कार्य में दक्ष व्यक्ति भी होना चाहिए और दूसरा टीचर्स भी होना चाहिए। और यहाँ तो ये भी बात कही गई है कि यहाँ पर जो कर्मचारी है उस संस्था के वो सभी इसमें सहयोग दे, तभी ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा 3 रूप निर्देशन सेवा के। आगे बढ़ते हैं। अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषताएं। अब क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए तब एक निर्देशन का संगठन बेहतर माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, है ना। तब हम कहेंगे कि निर्देशन सेवाएं यहाँ पर अच्छी तरह से दी जा रही हैं, निर्देशित अच्छी तरह से बच्चों को किया जा रहा है, बच्चों के दिमाग को और उनकी शक्तियों को अच्छी दिशा में मोड़ा जा रहा है ना, अग्रसरित किया जा रहा है, अच्छी दिशाएं उन्हें प्रदान की जा रही हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एक अच्छे निर्देशन में। तो पहला देखते हैं, निर्देशन कार्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल सही है, कोई बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है, वो हिंदी ज़्यादा पसंद करता है, तो आप उसे इंग्लिश अगर पढ़ाएंगे तो उतना बेहतर वो स्कोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान और उसकी शक्तियाँ जो हैं और उसके अंदर अगर हम बात करें उसका इंटरेस्ट जो है वो कहाँ है, हिंदी में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो छात्रों पर कोई रूल रेगुलेशन उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके मोटिवेशन के हिसाब से चीज़ें उसे दी जाएं, ना कि अपने रूल रेगुलेशन उस पर थोपे जाएं, तो यहाँ पर निर्देशन बेहतर होगा। तो ये चीज़ सही है। चाइल्ड सेंटर्ड होनी भी चाहिए। एनसीएफ भी बात करता है कि सारी चीज़ें कैसी होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखते हैं, व्यक्ति की सहायता
बिल्कुल सही है। संपूर्ण निर्देशन कार्य का उद्देश्य व्यक्ति की अधिक से अधिक सहायता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने निर्देशन तो दे दिया और उसकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल ज्ञान बांट देते हैं, उसकी समस्या को सॉल्व करने में उसकी मदद बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर निर्देशन का तात्पर्य है कि भाई उनकी मदद हो, उनकी समस्या का समाधान हो, है ना, उनकी सहायता हो। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए निर्देशन सेवाएं। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ बच्चे होशियार हैं या जो कुछ कर सकते हैं तो उन्हीं के लिए हम निर्देशन सेवाएं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निर्देशन सेवाएं सभी के लिए होना चाहिए। निर्देशन सेवाएं छात्रों के विशिष्ट समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी छात्रों के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमें सभी बच्चों को डेवलप्ड करना है, सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, ना कि किसी एक का, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तभी हमारा निर्देशन कार्य जो है वो सफल माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, छात्रों में निर्णय क्षमता का विकास करना। देखिए, एक बार आपने किसी चीज के लिए बच्चे को गाइड कर दिया, निर्देशित कर दिया, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है, उसे हमें ऐसे नहीं बनाना है बच्चे को कि वो दोबारा भी आपके पास आए, हर बार एक एक समस्या लेकर आपके पास आए। तो हमें छात्र की मानसिकता को बदलना है, उसकी बौद्धिक क्षमताओं को सही दिशा प्रदान करनी है, उसको मोटिवेटेड करना है अंदर से, उसकी शक्तियों से उसे रियलाइज करवाना है कि उसमें वो क्षमताएं हैं कि वो अपनी सभी समस्याओं का हल स्वयं कर सकता है। तो उसका मानसिक विकास करना है, हमें उसकी निर्णय क्षमता का विकास करना है कि वो सही और गलत का निर्णय ले पाए। ये निर्देशन सेवा का कार्य होना चाहिए, तभी एक निर्देशन अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ, समस्त कर्मचारियों का सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए, पीछे भी हमने देखा है कि अगर निर्देशन सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो निर्देशन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। निर्देशन को अगर आपको सफल बनाना है तो इसके लिए आपको सभी व्यक्तियों को सहयोग देना होगा। जो उस इंस्टीट्यूशन या उस संस्था से जुड़े हैं वो सभी अपना कहें तो हम इस दिशा में कार्य करेंगे, तभी जाके आपका निर्देशन क्या होगा, सफल हो पाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, सभी का योगदान जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का चयन। देखिए, निर्देशन करने देने वाला पहले उस क्षेत्र विशेष में अनुभवी होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, उसे नॉलेज होना चाहिए, तभी उसे निर्देशन कार्य दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कक्षा 5 के बच्चे को निर्देशित करने के लिए हमने कक्षा 10 के बच्चे को वहां पे खड़ा कर दिया तो निर्देशन कार्य किस दिशा में जाएगा ये आप स्वयं ही आकलन कर सकते हैं। तो निर्देशन कार्य कैसे होना चाहिए, प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा होना चाहिए, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के द्वारा होना चाहिए। किसी भी विद्यालय में निर्देशन सेवाओं को संगठित करने के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित होना जरूरी है, बिल्कुल सही है, तभी निर्देशन कहे तो हम पॉजिटिव या फिर सकारात्मक दिशा में जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ पॉइंट, विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करना। देखिए, निर्देशन केवल वर्बली नहीं होना चाहिए, निर्देशन केवल मौखिक नहीं होना चाहिए, निर्देशन हमें उसकी रियल लाइफ में लागू करके भी दिखाना चाहिए और उसका रिजल्ट भी दिखाना चाहिए हमें। तो कई प्रविधियों का भी यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम में निर्देशन कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी एक विधि को अंतिम रूप से न अपनाकर विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं अवसर के अनुसार निर्देशन विधि को अपनाया जाना चाहिए। देखिए, पहले विद्यार्थी की समस्या समझिए, आप उसकी आवश्यकता समझिए कि वो चाहता क्या है, उसे नीड किस चीज़ की है, उसकी क्षमताएं समझिए उसकी समस्या समझिए, तभी उसको आप निर्देशित करें। और निर्देशन की एक ही प्रविधि, हर एक छात्र की समस्याएं अलग होती हैं। आप सभी जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। अगर हम कहें तो व्यक्तिगत विभिन्नता सभी प्राणियों में पाई जाती है, और अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान न रखते हुए अगर किसी एक ही विधि से सभी बच्चों को निर्देशित करेंगे तो शायद जो निर्देशन कार्य है वो नकारात्मक दिशा में पहुंचेगा। तो यहाँ पर आवश्यक है हमारे लिए निर्देशन को सकारात्मक बनाने के लिए, समुचित दिशा में ले जाने के लिए कि सभी बच्चों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं, उनकी क्षमताओं और उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग ही उन्हें निर्देशित किया जाए, है ना। तो ये भी बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट देखते हैं, परीक्षणों का प्रयोग। देखिए, निर्देशित आपने कर दिया बच्चे को, निर्देशन के क्षेत्र में केवल वार्तालाप विधि के आधार पर ही परामर्श देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का भी प्रयोग करना चाहिए
निर्देशन में सफलता एवं विश्वसनीयता का विकास हो। देखिए वही चीज़ है कि आप सिर्फ और सिर्फ वार्तालाप के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ वर्बली आप किसी को निर्देशित करते हैं तो वो उतना प्रभावी नहीं होता है ना। तो हमें अगर बच्चे को किसी को निर्देशित करना है तो उसका परीक्षण भी करना पड़ेगा, कई बार उसका परीक्षण भी करना पड़ेगा कि भाई जो चीज़ हम बच्चे को निर्देशित करने जा रहे हैं, क्या हम वो निर्देशन दे रहे हैं वो सही है उसके लिए, क्या उस प्रकार के निर्देशन से उसकी समस्या का सॉल्यूशन हो पा रहा है, क्या वो बच्चा सही दिशा में जा रहा है, क्या उस बच्चे की निर्देशक द्वारा मदद हो पा रही है। तो इन सभी चीज़ों का भी परीक्षण होना बहुत आवश्यक है, तभी आप एक निर्देशन कार्य को प्रभावी दिशा में ले जा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट है अध्यापकों का सहयोग। पीछे भी हमने देखा था, जो हमारा क्या था, देखिए पीछे हमने देखा था विकेंद्रीय रूप में, जो निर्देशन का रूप था उसमें विकेंद्रीय रूप में अध्यापकों का रोल था। तो यहाँ पर भी अध्यापकों का भी रोल है, वो तो होता ही है, जाहिर सी बात है। कोई बच्चा क्लास में होता है तो सबसे पहला उसको निर्देशन देने वाला व्यक्ति उसका अध्यापक ही होता है, उसके माता पिता होते हैं, उसके बाद कोई और दूसरे लोग होते हैं। तो ये तो होता ही है। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट रिपीट हो गया है। 10th नंबर पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देखिए व्यावसायिक कार्यक्रमों का आयोजन, यहाँ पर हमें व्यावसायिक कार्यक्रमों का आयोजन, निर्देशन कार्यक्रम की सफलता के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय द्वारा अंशकालिक एवं ग्रीष्मकालिक व्यावसायिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। देखिए आप केवल और केवल निर्देशित कर रहे हैं बच्चे को। मान लीजिए कोई बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से है, या फिर उसके सामने बहुत सारी मानसिक पीड़ाएं हैं, या फिर स्ट्रेस है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऐसी स्थिति में केवल आपकी बातें उसे प्रभावी नहीं बना सकती हैं। ज़रूरत है उसे मुद्रा की, पैसे की, ऐसी चीज़ों की, ऐसी मतलब धन की, जिससे वो अपनी समस्याओं को सुधार पाए, कई हद तक अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर इस तरीके के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके के सॉल्यूशन के लिए जो निर्देशक होगा उसको क्या ज़रूरत है, उसको निर्देशक को व्यावसायिक कार्यक्रम भी कुछ इंक्लूड किए जाने चाहिए अपने निर्देशन कार्य में। व्यावसायिक कार्यक्रम क्या करेंगे, इससे बच्चे में कुछ ऐसी कलाएं, स्किल्स डेवलप करेंगे जिससे वो अपनी इकोनॉमिकल समस्याओं से मतलब जूझ पाएगा, या फिर तो कहें हम इकोनॉमिकल समस्याओं से छुटकारा पा पाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या ज़रूरी है, ऐसी स्थिति में एक निर्देशक को ये भी ज़रूरी है विद्यालय समय में ही कुछ ऐसी स्किल्स उसको सिखाई जाएँ, उसमें डेवलप्ड की जाएँ, कुछ अंशकालिक एवं ग्रीष्मकालिक व्यावसायिक सुविधाएं भी दी जाएँ, तो जिससे क्या हो, बच्चा बेहतर निर्देशित हो सके और वो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं से निजात भी पा सके, या फिर उसे कुछ ऐसी स्किल्स मिल पाए जिससे वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाए। नेक्स्ट देखते हैं 11th पॉइंट। 11th पॉइंट व्यावसायिक गोष्ठियों का आयोजन। देखिए कुछ गोष्ठियाँ होनी चाहिए। गोष्ठियाँ तो हम कहें आपका गेट टुगेदर होना, इस तरीके की चीज़ें, सभाएं वगैरह, तो ये सारी होना चाहिए। कैसी, वोकेशनल होनी चाहिए। वोकेशनल यानी व्यावसायिक, है ना। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ किताब तक हमें सीमित नहीं रखना है, बल्कि हमें उसका सर्वांगीण विकास करना है, उसका सामाजिक विकास भी करना है, ताकि वो समाज में रह पाए, एक सामाजिक प्राणी बन पाए और समाज के रूल एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट कर पाए और समाज द्वारा एक्सेप्टेड हो पाए। तो सामाजिक भी बनाना है, हमें मानसिक रूप से भी उसे स्ट्रॉन्ग करना है, इसके साथ साथ उसे हमें वित्तीय रूप से भी स्ट्रॉन्ग करना है, इसके साथ साथ हमें बच्चे को और नैतिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो सर्वांगीण विकास हमें यहाँ पे करना है। तो हमें अगर व्यावसायिक गोष्ठियों का अगर हम आयोजन करेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे में क्या होगा, व्यावसायिक गुण डेवलप्ड होंगे और वो व्यावसायिक रूप से भी उसका विकास हो पाएगा। तो ये भी ज़रूरी है। 12th देखते हैं, सेवा भावना। देखिए बच्चों में एक सेवा भावना के गुण भी डेवलप होना चाहिए। कई बार बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब कहें तो 12th भी पढ़ लिया बच्चे ने, ग्रेजुएशन में भी है, लेकिन उसे पता नहीं कि हमें लोगों के सामने कैसे पेश आना है, हमें कैसे रिस्पेक्ट करनी है, लोगों की डिसरिस्पेक्ट करनी है, अहंकार जैसी चीज़ें, क्रोध जैसी चीज़ें, एब्यूजिंग जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बच्चों में बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाती हैं। तो इसके लिए या फिर सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने ही फ़ायदे के बारे में सोचना, अपनी नौकरी लेना, अपने लिए पढ़ना, सारी चीज़ें, कई बार आपने देखा हो शिक्षा का ये भी दुष्प्रभाव हो रहा है
कि बड़े होकर पढ़ लिख कर बच्चे नौकरियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को भी कई बार छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे आपके वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं या अनाथालय इस तरीके की चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो ये भी हमारी शिक्षा का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए हमें निर्देशन कार्य बहुत मदद कर सकता है इसमें। पर कैसे? निर्देशन में हमें सेवा भावना भी बच्चों में निर्देशन के द्वारा डेवलप्ड करने की आवश्यकता है। तो निर्देशन कार्यक्रमों को छात्रों की समस्या को अच्छी तरह से समझकर सहृदयता और सहानुभूति पूर्वक उनका समाधान करना चाहिए। देखिए, जब हम किसी की समस्या को, देखिए एक टीचर जो है वो बच्चे को केवल मार पीट करके या फिर उसे दंड देकर इस तरीके से कभी नहीं सुधार सकता है। एक शिक्षक जो है वो अपने छात्रों को सुधारने के लिए, अगर वो अपने छात्र को वास्तव में सही दिशा में ले जाना चाहता है, तो वो खुद को उन बच्चों के सामने वैसा ही पेश करे, क्योंकि बच्चों में इमिटेशन बहुत पाया जाता है। बच्चे नकल बहुत करते हैं, बच्चे देख कर बहुत जल्दी सीखते हैं ना। तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए? हमें बच्चों की समस्याओं को बड़ी सहानुभूति पूर्वक लेना है और उनकी समस्याओं का बड़े सहृदयता से उनका सॉल्यूशन निकालना है, ताकि वो भी महसूस करें कि भाई सर ने या मैम ने या इस व्यक्ति ने हमारी समस्या को बड़े अपना समझ के लिया है। तो अगर उसके सामने भी कभी इस तरीके की चीज़ें किसी दूसरे व्यक्ति ने पेश की, तो वो बच्चा भी कैसे रियलाइज़ करेगा कि हाँ, वाकई में हमें भी किसी की समस्या मतलब हमारी ही समस्या है। इस तरीके की चीज़ें फील करवाना, अर्थात निर्देशन कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं में सेवा भाव विद्यमान रहना चाहिए। तो जो निर्देशन दे रहा है उसमें भी सेवा भावना हो, और इससे बच्चों में भी ये चीज़ें डेवलप्ड होंगी। गोपनीयता का सिद्धांत, देखिए गोपनीयता का सिद्धांत क्या कहता है? निर्देशन कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि छात्रों से जो बातें करें और जो सूचनाएं प्राप्त करें उन्हें पूर्णतया गोपनीय रखें। इन सूचनाओं के आधार पर उनका मार्गदर्शन करें। देखिए, कई बार क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी समस्याएं किसी तीसरे व्यक्ति से शेयर नहीं करना चाहते। उन्होंने हो सकता आपसे शेयर करी, आपसे तो शेयर करी उन्होंने, बट वो किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी समस्याएं नहीं बताना चाहते। तो ऐसी स्थिति में आप उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढें, ना कि उनकी हंसी उड़ाएं, और ना ही उनकी समस्याओं को किसी तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति को बताएं। गोपनीय रूप से उनकी समस्याओं को समझें, अपने पास रखें और उनको मार्गदर्शित करें। तो ये भी बहुत जरूरी है निर्देशन सेवा को सफल बनाने के लिए। 14th पॉइंट देखते हैं, आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध होना। निर्देशन सेवाओं के संगठन के लिए यह भी आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन उपलब्ध हों। तो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि भाई आप केवल वर्बली मतलब आपके पास साधन है नहीं निर्देशित करने के लिए बच्चों को, आप तो केवल वर्बली ज्ञान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि आप और टेक्निक्स के थ्रू इसे प्रभावी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वित्तीय साधन भी उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप बेहतर काम कर पाएंगे। 15th पॉइंट देखते हैं, समस्यात्मक बालकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम। देखिए, कुछ बच्चे समस्यात्मक होते हैं। समस्यात्मक बालक वे होते हैं जो किसी न किसी समस्या से घिरे होते हैं, है ना। उन्हें कुछ पर्सनल समस्याएं होती हैं, कुछ उनकी एनवायरमेंटल समस्याएं होती हैं, वातावरण से उन्हें कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ जिस इंस्टीट्यूशन संस्थान में पढ़ रहे हैं सामाजिक समस्याएं होती हैं, कुछ उनकी बहुत सारी पर्सनल समस्याएं होती हैं, बौद्धिक समस्याएं होती हैं। तो इस तरीके की समस्याओं वाले बालकों को समस्यात्मक बालक कहते हैं। तो निर्देशन सेवाओं के संगठन देखते हैं आगे। निर्देशन सेवाओं के संगठन के अंतर्गत समस्यात्मक बालकों के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। समस्यात्मक बालकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे उनकी समस्याओं को पूर्ण रूप से समझकर उनका उचित निर्देशन किया जा सके। तो पहले समस्यात्मक बालक की समस्या को समझिए, फिर उसको निर्देशित कीजिए। चलिए 16th पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, अभिभावकों से संपर्क करना। देखिए, कई बार जो बच्चा आपको सूचित कर रहा है, ये जो आपको वो अपनी समस्या बता रहा है, कभी कभी वो समस्या उसकी होती ही नहीं है। कभी कभी बच्चा जो आपको अपनी समस्या बता रहा है वो समस्या उसकी होती ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको उनके माता पिता से मिलना जरूरी होगा आपका, कि अधिकारियों का छात्रों के अभिभावकों से निरंतर संपर्क बना रहे, क्योंकि अभिभावकों के सहयोग के बिना निर्देशन कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति हो ही नहीं सकती, है ना। आप निर्देशित कर पाएंगे उन्हें, लेकिन तब जब उनकी समस्याओं का मूल कारण या मूल रूप आपके सामने
आ जाएगा, तभी आप कर पाएंगे, जिसके लिए आपको अभिभावकों की सहायता की भी आवश्यकता होगी। देखिए, वीडियो आपको समझ में आ रहा है, मतलब जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है? आपको कोई समस्या है, कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, जिसके आधार पर मैं अपने आप को और मॉडिफाई करूं और आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। तो इसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप किस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 17 पॉइंट, अन्य संस्थाओं से संपर्क करना। तो और सारी इंस्टीट्यूशन से भी हमें संपर्क करना चाहिए। विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज की अन्य निर्देशन संस्थाओं जैसे रोजगार कार्यालय, व्यापारिक संस्थाओं, उद्योग केंद्रों, राजकीय संस्थाओं के निर्देशन कार्यकर्ताओं के संपर्क करते रहना चाहिए, ताकि आवश्यकताओं अनुसार वे उनकी सहायता प्राप्त कर सकें। देखिए, कई बार एक व्यक्ति को हमने निर्देशित कर दिया, मान लीजिए आपने किसी बच्चे को व्यवसायिक कौशल तो सिखा दिए, बट उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो कहाँ अपनी क्षमताओं को दिखा पाए, कहाँ पे अपने कौशल का लाभ उठा पाए, कहाँ पर वो परफॉर्मेंस दे पाए। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ रोजगार संस्थाएं हैं, उनकी भी सहायता लेनी पड़ती है। कई बार व्यावसायिक संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े व्यवसाय करती हैं, उनकी भी हमें सहायता लेनी पड़ती है। तो इन सभी की सहायता की आवश्यकता ज़रूरी है। मैंने पीछे भी कहा है, केवल वर्बली कहने से चीज़ें उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं होती हैं, तो इन सभी की सहायता की भी आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, संचय अभिलेख पत्र का आयोजन, कुमुलेटिव रिकॉर्ड। संचय अभिलेख पत्र का आयोजन छात्रों के संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में संचय अभिलेख पत्रों का आयोजन किया जाना चाहिए। अगर संचय अभिलेख पत्र के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है संचय अभिलेख पत्र पर, तो आप उसे जाकर देख लें चैनल पर जाकर, और उसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी वहाँ से ले पाएंगे। तो संचय अभिलेख पत्र बनाना चाहिए जिससे बच्चे के बारे में आप ज़्यादा बेहतर और विशाल और कंप्लीट जानकारी ले पाएँ। चलिए, विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन, तो संगठन कौन सा है उसे देखते हैं हम। विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार किया जाना चाहिए। पीछे तो हमने देखा अच्छे निर्देशन की मतलब विद्यालय में अगर हम देखें तो अच्छा निर्देशन की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तब निर्देशन हमारा अच्छा माना जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि निर्देशन सेवाओं का संगठन कैसा हो, संगठन कैसे बनाया जाए, है ना। तो संगठन किस प्रकार किया जाना चाहिए यहाँ पे देखते हैं। भारत में ज़्यादातर विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं का पर्याप्त अभाव, बिल्कुल सही है। बताया मैंने अभी आपको उदाहरण स्वरूप कि बच्चे इंटरमीडिएट में आ जाते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो किस दिशा में जाएंगे और किस दिशा में उन्हें जाना चाहिए, उनका उद्देश्य क्या है उनकी शिक्षा का, और फाइनली एक आपकी बेरोजगार जनसंख्या का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं निर्देशन सेवा का बहुत ज़्यादा अभाव है भारत के अंदर। तो निर्देशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना, हर कदम पर बच्चे को निर्देशित किया जाना चाहिए, तो ऐसे हम उनको बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं, हाँ। तो निर्देशन सेवाओं के सफल संगठन के निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब कौन सी बातें हैं जिनको हम ध्यान रखें ताकि हमारा निर्देशन क्या हो हमारा सफल हो, है ना, सफल संगठन बन पाए हमारा। तो कौन सी बातें हैं जो निर्देशन सेवाओं के सफल संगठन के लिए कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात देखते हैं, निर्देशन कार्यकर्ता को अपना कार्य शुरू करने के से पहले विद्यालय में एक समिति गठित करना चाहिए। देखिए, निर्देशन सेवाओं के सफल संगठन के लिए आपको सबसे पहले तो काम ये करना है कि एक समिति का गठन करिए, अपना काम शुरू करने के लिए एक समिति बनाइए। दूसरा काम क्या करना है, उद्देश्यों को निश्चित, भाई आपके निर्देशन का उद्देश्य क्या है। समिति का गठन करने के बाद विद्यालय विशेष में निर्देशनकर्ता के उद्देश्यों को निश्चित करिए कि भाई आप इस उद्देश्य से निर्देशित करेंगे बच्चों को, और इन समस्याओं से बच्चों को मुक्त करेंगे, और उनकी ये सभी समस्याओं का आप समाधान देंगे ताकि वो एक बेहतर नागरिक बन पाएँ, बेहतर इंसान बन पाएँ और एक सफल इंसान बन पाएँ। थर्ड देखते हैं क्या क्या किया जाना चाहिए।
निर्देशन सेवाओं के सफल संगठन के लिए। तो विभिन्न स्तरों पर संपर्क स्थापित करना, कम्युनिकेट होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए। सफल निर्देशन सेवाओं के संगठन के लिए निर्देशनकर्ता को विभिन्न स्तर पर संपर्क स्थापित करना चाहिए। कहीं एक स्थान पर सीमित रहकर वो बच्चों को तब बेहतर गाइडेंस या फिर काउंसलिंग नहीं दे सकता है, उसे भी कई जगह अपने संपर्क स्थापित करने होंगे ताकि उन्हें बेहतर निर्देशन सेवाएं प्रदान की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अर्थव्यवस्था। निर्देशन सेवाओं के संगठन के लिए विद्यालय में पर्याप्त धन होना चाहिए। मैंने पीछे भी बताया, केवल वर्बली चीजें उतनी सफल नहीं हो सकती हैं, धन की भी आवश्यकता होती है निर्देशित करने के लिए बच्चों को और निर्देशन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निर्देशन कार्यक्रम, पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था। तो देखिए, एक सफल संगठन बनाना है अगर आपको निर्देशन का, तो आपके पास कार्यालय भी होना चाहिए, पुस्तकालय भी होना चाहिए जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होना चाहिए, और वाचनालय भी होना चाहिए जहाँ पे आप स्पीच दे पाएँ। विद्यालय में निर्देशन कार्य सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए निर्देशन कार्यालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था होना चाहिए। और इन सब के लिए हमें क्या होना चाहिए, वित्तीय रूप से स्ट्रांग होना चाहिए, आर्थिक रूप से स्ट्रांग होना चाहिए उस संस्था को और या फिर उस इंस्टीट्यूशन को। आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की व्यवस्था। देखिए, वाचनालय, पुस्तकालय और कार्यालय तो ठीक है, इसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी भी होना चाहिए। निर्देशन कार्य के लिए छात्रों की रुचियों, क्षमताओं, अभिवृत्तियों, व्यक्तित्व संबंधी गुणों के बारे में व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का आयोजन किया जाना चाहिए। तो एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की व्यवस्था हो जिसमें समय समय पर उसमें प्रयोगशाला का आयोजन भी किया जाए ताकि बच्चों की रुचियों को आप समझ पाएँ, उनकी क्षमताओं को समझ पाएँ, उसके साथ साथ उनमें व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं एक दूसरे में, तो उन सभी को समझा जा सके और उन्हीं के आधार पर उन्हें निर्देशित भी किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाठ्यक्रमोत्तर कार्यों का आयोजन। तो ये सभी चीज़ें हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इसलिए हो रही हैं कि आपकी जो निर्देशन सेवाओं के संगठन हैं उनको सफल बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सभी चीज़ें वो हैं जो आपके निर्देशन सेवाओं के संगठन को सफल बनाने में हेल्प करेंगी। पाठ्यक्रमोत्तर कार्यों का आयोजन, बालकों की विभिन्न प्रकार की योग्यताओं और क्षमताओं को समझने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों की विभिन्न प्रकार की योग्यताओं और क्षमताओं को समझने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों में पाठ्यक्रमोत्तर कार्यों का आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमोत्तर यानी क्रम से पाठ्य पढ़ाया जाना चाहिए, इन सब का आयोजन भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्यवसायिक अवसर का आयोजन। बच्चों को व्यवसायिक अवसर भी दिए जाना चाहिए, केवल रट कर उन्हें हमें रट्टू तोता नहीं बनाना है, रोट लर्निंग की दिशा में हमें नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि उन्हें हमें प्रैक्टिकल बनाना है। कैसा बनाना है, प्रैक्टिकल बनाना है। और प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें ये करना है कि उन्हें व्यवसायिक अवसर भी प्रदान किए जाना चाहिए जहां वो अपनी क्षमताओं को दिखा पाए, अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए, है ना, अपना परफॉर्मेंस दे पाए। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों के लिए अंशकालिक एवं लघुकालिक व्यवसायिक अवसर प्रदान किए जाना चाहिए, ये भी बेहतर है और जरूरी भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्यवसायिक गोष्ठियाँ। हमने पीछे देख लिया है कि व्यवसायिक गोष्ठियाँ का आयोजन किया जाना चाहिए, उसमें भी देखा है हमने। सफल निर्देशन के लिए भी अच्छा निर्देशन के लिए भी हमें व्यवसायिक गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन, छात्रों के उचित निर्देशन के लिए विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं का भी आयोजन। कुछ बच्चे हैं जो मेंटली रूप से कहें तो हम उनका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता है, कई बच्चों का फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी प्रदान करनी चाहिए ताकि उन्हें अच्छे तरीके से निर्देशित कर पाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परामर्श कार्य। देखिए, निर्देशन तो ठीक है, परामर्श कार्य भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही निर्देशन और परामर्श में अंतर बताया, तो निर्देशन की अगर हम बात यहाँ पर कर रहे थे तो निर्देशन में क्या हो रहा था, मदद की जा रही थी। क्या की जा रही थी, मदद की जा रही थी। मदद इसमें भी की जा रही थी और मदद परामर्श में भी की जा रही है। निर्देशन में भी मदद की जा रही है। नैतिक, आध्यात्मिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में किसी बड़े व्यक्ति द्वारा किसी छोटे व्यक्ति की मदद की जा रही है निर्देशन में भी,
और सेम थिंग यहाँ पर काउंसलिंग में भी होती है, बट काउंसलिंग में एक जो परामर्श प्राप्त करता है वो खुद चल के जाता है, उसके पास समस्या होती है, वो किसी विशेषज्ञ के पास चल के जाता है और कहता है कि भाई इस समस्या का समाधान मुझे सुझाएं ताकि मैं अपनी समस्या से निजात पा सकूं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखना है परामर्श का कार्य भी होना चाहिए। विद्यालय प्रत्येक छात्र से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन कार्यक्रम में व्यक्तिगत निर्देशन को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत रूप से निर्देशन होना चाहिए। एक सामूहिक निर्देशन से आप हर बच्चे की समस्याएं तो आप जानते नहीं, भगवान तो आप हैं नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप सामूहिक निर्देशन कैसे दे पाएंगे? जब आपको पता हो कि सभी बच्चों की समस्याएं सेम हैं, तभी तो आप सामूहिक निर्देशन दे पाएंगे। और अगर सभी बच्चों में जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो समस्याएं भी सबकी अलग होती हैं, सिचुएशंस भी सबकी अलग अलग होती हैं, वातावरण भी सबका थोड़ा अलग होता है, तो समस्याएं भी उनकी अलग होंगी। इसलिए हमें क्या देना चाहिए? व्यक्तिगत निर्देशन को पर्याप्त स्थान देना चाहिए, है ना। व्यक्तिगत निर्देशन को ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नियोजन सेवाएं। नियोजन यानी प्लानिंग सेवाएं, है ना। प्लानिंग, नियोजन यानी प्लानिंग। छात्रों को व्यवसाय में प्रवेश करने में सहायता देने के लिए नियोजन सेवाओं का आयोजन किए। देखिए, जब आप किसी छात्र को व्यवसाय सेवा में अगर प्रवेश करवा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें पहले प्लानिंग करना पड़ेगा आपको कि इस छात्र को कैसे हम मतलब इस व्यवसाय में प्रवेश करवाएं। एक प्लानिंग के तहत ही ये चीज़ें होनी चाहिए। नियोजन भी उसमें होना चाहिए, प्लानिंग भी होना चाहिए। अनुवर्ती सेवाएं, छात्रों के व्यवसाय में प्रवेश करने के पश्चात उस व्यवसाय में सफलता और असफलता की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती सेवाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, तो ये भी जरूरी है। निर्देशन सेवाओं का मूल्यांकन भी होना चाहिए कि भाई आपने जो बच्चे को निर्देशित किया है उसका क्या प्रभाव निकला, क्या परिणाम निकला, और क्या आपका निर्देशन सकारात्मक दिशा में पहुंचा या फिर क्या कुछ उसकी समस्या सॉल्व हो पाई, उसकी मदद हो पाई, इसका भी ध्यान हमें रखना है। और साथ ही साथ समय समय पर इसका मूल्यांकन भी करते चलना है। निर्देशन कार्यक्रम की सफलता के विषय में जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यह भी देखना जरूरी है कि निर्देशन में जो समय या धन लगाया गया है किस मात्रा में सुव्यय है, किस मात्रा में अव्यय है, अतः उसके लिए निर्देशन सेवाओं का मूल्यांकन भी जरूरी है कि भाई हमने बहुत सारे वित्तीय संसाधन भी उसमें लगाए हैं और उसका क्या कुछ फ़ायदा निकला, सही दिशा में गया या फिर कुछ अपव्यय हुआ, चीज़ों का दुरुपयोग हुआ, चीज़ें बर्बाद चली गई और कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। तो इसका भी समय समय पर हमें मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तो ये देखा हमने आज की क्लास में निर्देशन सेवाओं माध्यमिक स्तर पर। अगर हम बात करें तो निर्देशन सेवाओं के पहले तो हमने रूप देखे, उसके साथ साथ फिर हमने अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषताएं देखी कि एक अच्छा निर्देशन संगठन अगर हमें बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो अच्छे निर्देशन की विशेषताएं हमने देख ली। इसके साथ साथ अब हमें क्या देखना है? इसके साथ साथ हमने देखा है कि यहाँ पर फिर हमने देखा निर्देशन सेवाओं के सफल संगठन के लिए हमें कौन सी, अगर हमें अपने निर्देशन को सफल बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हमारा निर्देशन सफल होगा और एक सही दिशा में पहुँचेगा। तो ये हमने फिर देखा। तो यही था आज की क्लास में। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताएं, है ना। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।